स्वागत है आप सभी बच्चों का सामान्य अध्ययन की इस क्लास में। ये भाग 6 है। इसके पहले 5 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे जितने भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं आप समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आज मैंने कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये फिजिक्स से लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 है। दोनों के बीच की दूरी r है, जहां पहला आवेश धनात्मक और दूसरा आवेश ऋणात्मक है। दोनों आवेशों को अपनी स्थिति पर बनाए रखने के लिए कितनी ऊर्जा और कार्य की आवश्यकता होगी। ऊर्जा का फार्मूला लिखा हुआ है, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये आवेश, ये वाला Q2 है, ये माइनस चार्ज वाला है, और ये आवेश Q1 है, ये प्लस चार्ज वाला है। तो अगर इनको रोकेंगे नहीं तो ये एक दूसरे से सट जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए हमको अपोजिट दिशा में बल लगाना पड़ेगा। इस दिशा में इनको रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ये अपनी जगह पर स्थिर रहें। और इनको रोकने के लिए एक कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य कितना होगा, ये कार्य क्या होगा, W बराबर U। कार्य जो होगा W वो ऊर्जा में बदल जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, -1/4πε0 Q1 Q2 जूल। तो ये इतना कार्य इनको करना पड़ेगा, इनको रोकने के लिए। और ये कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप याद रखना है, जब भी किन्हीं दो चार्ज पर बल लगाकर उनको आपस में सटने से रोका जाए तो उनका जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बिंदु आवेश Q को एक समान विद्युत क्षेत्र E में अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट अनंत है और ये वाला पॉइंट P है, और यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। तो यहाँ पर जो चार्ज है Q, उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों आइए समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप समझ लो कि अनंत पर जो विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अनंत बिंदु पर विभव 0 होता है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उसका जो विभव होता है वो होता है Vp। इस वाले पॉइंट पर जो विभव होगा वो Vp होगा, इस वाले पॉइंट पर विभव Vp होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, ये Vp जो होगा वो हो जाएगा -ER। तो इस वाले पॉइंट पर विभव -ER और इस वाले पॉइंट पर विभव क्या है, 0। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर हम उसको Q से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर ये वर्क डन निकल आएगा कि कितना हमको कार्य करना पड़ेगा आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने में। तो बच्चों ये फार्मूला लिखा हुआ है, W बराबर Q Vp माइनस VQ। Vp की वैल्यू है हमारी ये -ER, यहाँ पुट कर दो। और V इन्फिनिट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसको यहाँ पर पुट कर दें। -ER -0, तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो W की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -QER। तो यही हो जाएगा अनंत से किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में कार्य के रूप में उसमें संचित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि अनंत से किसी बिंदु को यहाँ से विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाएंगे तो उसका जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, W बराबर -QER। ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जड़त्व आघूर्ण से फिजिक्स का ही क्वेश्चन ये भी है। तो जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा या कम किस स्थिति में, ये आपको बताना है कि जब एक हथौड़े को अपने हाथ से पकड़ ले तो किस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसको घुमाने के लिए कितना जड़त्व आघूर्ण आपको ज़्यादा किसमें महसूस होगा और किसमें कम महसूस होगा। तो 2 स्थितियाँ हैं। तो पहली स्थिति है, इस स्थिति में ये जो लोहे वाला पार्ट है और ये हैंडल है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कम है, वो R क्या है, कम है। और इस वाली स्थिति में जो दूसरी स्थिति है, इसमें क्या है, हाथ और हथौड़ा जो है लोहा, उन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है R। तो जिस स्थिति में दूरी ज़्यादा होगी वहाँ पर जड़त्व आघूर्ण भी ज़्यादा हमको लगाना पड़ेगा, यानी इसको घुमाने के लिए हमको ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण महसूस होगा। और जहाँ दूरी कम है वहाँ पर जड़त्व आघूर्ण कम महसूस होगा। तो इसके लिए सिंबल एक फार्मूला होता है I बराबर mr स्क्वायर।
यानी जड़त्व आघूर्ण I जो है r स्क्वायर यानी दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा जब दूरी ज़्यादा होगी, और जड़त्व आघूर्ण कम होगा तो दूरी कम होगी। यानी दो स्थितियाँ थी, तो पहली स्थिति जिसमें दूरी कम है जड़त्व आघूर्ण कम होगा, और जिसमें दूरी ज़्यादा है दोनों के बीच में वहाँ पर जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा। तो आपको समझ के यही बात याद रखनी है कि अगर दूरी ज़्यादा है घूर्णन वाली पॉइंट से जहाँ पर आप घुमा रहे हो, तो वहाँ से अगर दूरी ज़्यादा है तो जड़त्व आघूर्ण भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब आप फूल को छूते हैं तो हाथ में एक पीला पाउडर लगता है, इसे परागकण कहा जाता है। इनकी दीवार दुनिया के सबसे मजबूत खतरनाक मटेरियल की बनी होती है। यही इतनी ताकतवर होती है कि इस पर ना तो तेज धूप या उच्च तापमान का असर होता है और ना ही किसी एसिड या अम्ल का या क्षार का। यहाँ तक कि दुनिया का कोई भी एंजाइम इसे तोड़ या गला नहीं सकता। इसी वजह से सालों साल तक जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। इस पदार्थ का नाम आपको बताना है। और जो आप पता है कि जो परागकण होते हैं, फूल का जो हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, तो ये मेल पार्ट होता है, नर भाग होता है, और इसमें ये पराग कोश होते हैं। ये पराग कोश, इन्हीं पराग कोशों के अंदर परागकण रहते हैं, छोटे छोटे जो उंगली में दिखाई पड़ रहे हैं। ये परागकण का जो बाहर का जो मटेरियल होता है वो इतना हार्ड होता है कि इसको गला नहीं सकता कोई पदार्थ इसको ख़त्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस पदार्थ का नाम क्या है आपको बताना है। तो ये मैंने परागकण यहाँ बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। इसका बाहरी जो दीवार है उसको एक्साइन कहते हैं। एक्साइन का जो मटेरियल होता है उसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये होता है पदार्थ। इसी पदार्थ की ये बाहर की दीवार बनी होती है परागकणों की। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दूरदर्शी भारी ना हो सके इसके लिए इसमें क्या उपयोग किया जाता है। आपको पता है दूरदर्शी को बनाने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन लेंस के उपयोग की वजह से जो दूरदर्शी होता है वो बहुत भारी हो जाता है। इसलिए लेंस को हटा करके इसमें क्या यूज कर लिया जाता है, दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि इतना भारी ना हो पाए। तो यहाँ पर एक कहानी भी लिखी हुई है, खगोलविदों को चुनौती बड़े लेंस का सपना। एक समय की बात है कि खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से देखना चाहते थे। उन्होंने एक दूरदर्शक बनाया और बड़े लेंस का उपयोग किया। बड़े लेंस बहुत भारी होते हैं, इन्हें संभालना और टिकाना कठिन था। वर्ल्ड विपणन की समस्या आती थी, इनका निर्माण बहुत महंगा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस लेंस को हटाकर क्या यूज कर लिया, दर्पण का उपयोग किया। यानी लेंस को भारी होने से बचाने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है लेंस की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि महिलाओं के पास में 2 जादुई कार्ड थे, XX यानी XX गुणसूत्र होते हैं। इन्हें समयुग्मकी या होमोगेमेटिक कहा जाता है। तो बात तो सही है। दूसरा पॉइंट है, नर के पास में 2 कार्ड थे, एक X बड़ा और Y छोटा, और दोनों अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। इनको विषम युग्मकी या हेट्रोगेमेटिक कहा जाता है। तो ये भी बात सही है। तो क्या होता है, अगर पिता ने X कार्ड दिया और माता ने भी X कार्ड दिया तो पैदा होने वाला जो संतान होगा लड़की होगी। अगर पिता ने Y कार्ड दिया, माता ने X कार्ड दिया, तो पैदा होने वाले जो संतान होगी वो लड़का होगा। तो ये बात सही बिल्कुल लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो माता के X और पिता के Y के मिलन से लड़का पैदा होता है, और माता के X और पिता के X के लड़की पैदा होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पक्षियों में बात की गई है, तो मुर्गियों और अन्य पक्षियों में यह नियम बिल्कुल पलट जाता है। पॉइंट नंबर 3 तो कह रहा है कि मुर्गी के पास में 2 एक जैसे कार्ड होते हैं, Z और मुर्गी के पास में अलग अलग कार्ड होते हैं। मुर्गी के पास में Z और W। तो अगर मुर्गी ने अपना Z कार्ड दिया और मुर्गे ने Z कार्ड दिया तो नर चूजा बनेगा, और मुर्गी ने अपना W कार्ड दिया और मुर्गे ने अपना Z कार्ड दिया तो ZW नहीं, मादा चूजा बनेगा। तो ये बातें चारों की चारों बातें सही हैं, लिखी हुई हैं। आपको बताना था इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो ये चारों के चारों पॉइंट सत्य हैं, बिल्कुल सत्य बिल्कुल लिखे हुए हैं कि जो हमारे पक्षियों में जो गुणसूत्र होते हैं हमारे नर के गुणसूत्रों से बिल्कुल उल्टा रिलेशन होता है। हमारे एनिमल्स में, हमारे मनुष्यों में मादा के पास में XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुष के पास में, मेल के पास में XY गुणसूत्र होते हैं। लेकिन पक्षियों में बिल्कुल उल्टा होता है। जो नर होता है उसके पास सेम गुणसूत्र होते हैं और जो मादा होती है उनके पास डिफरेंट गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर 7 क्या कह रहा है, 1946 का नौसेना शाही नौसेना विद्रोह क्यों हुआ था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1946 का नौसेना विद्रोह कब हुआ था। तो 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे
के INS तलवार के द्वारा, ये जो टुकड़ी थी उसके द्वारा ये विद्रोह किया गया था और देखते ही देखते कराची से लेकर कलकत्ता तक पूरे देश में फैल गया। इसमें लगभग 20,000 नाविकों ने और 78,000 जहाज़ों ने भाग लिया था। तो ये क्यों हुआ विद्रोह, आइए इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या था, उन्हें जो लोग थे, नौसैनिक थे, उनको खराब भोजन दी और सुविधाएं दी जाती थी। दूसरा पॉइंट क्या है, नस्ली अपमान किया जाता था। तीसरा है भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और फिर राजनीतिक चेतना आ रही थी। तो ये 4 पॉइंट आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था, जो भारतीय नौसैनिक थे उनको खराब भोजन दिया जाता था, घटिया किस्म का भोजन देता था, इसकी वजह से विद्रोह भड़क उठा था। नस्ली भेदभाव, यूरोपीय जो सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक थे उनके बीच में बहुत भेदभाव होता था। यूरोपियों को अच्छे पोस्ट पर रखा जाता था और हिंदुस्तानियों को अलग खराब पोस्ट पर दी जाती थी। इस वजह से उनके अंदर ये विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। भेदभावपूर्ण व्यवहार था कि उनको जो धन पैसा दिया जाता, जो तनख्वाह दी जाती थी वो भी कम हुआ करती थी, इसके वजह से वो उनके बीच में विद्रोह भड़क उठा। राजनीतिक चेतना आ रही थी, देश आज़ाद हो रहा था और नौसैनिक बोल रहे थे कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं जिनको गिरफ्तार किया था ब्रिटिश सरकार ने, उनको पूर्ण तरह से रिहा किया जाए, आज़ाद किया जाए। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से नौसेना का विद्रोह हुआ 1946 में। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी, याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके ना छूटे। INS तलवार ने किया था और 18 फरवरी 1946 को ये विद्रोह हुआ था। पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो ये किस भारतीय समाचार के पत्र के मुक्तिदाता कौन है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने जो 1823 में जो भारतीय पत्रकारिता पर जो कड़क प्रतिबंध लगाए गए थे उनको इन्होंने मुक्त कराया और उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी ये छूट होनी चाहिए ताकि सरकार का ये विरोध कर सके और उनको बता सके क्या गलत है क्या सही है। तो भारतीय पत्रकारिता का को इन्होंने मुक्ति दिलाई थी। भारत के गवर्नर जनरल रहे 1835 से लगाकर 1836 तक। तो इन्होंने भारत के पत्रकारिता को मुक्ति दिलाई अंग्रेजों के बंधन से, इसलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का मुक्त दूत कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का मुक्ति दूत। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विभिन्न वर्गों का और जातियों का निर्माण भारत में कैसे हुआ आपको समझाना है और द्वितीय नगरीकरण क्या होता है ये भी समझाना है। तो द्वितीय नगरीकरण क्या है तो समझते हैं बच्चों। द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन क्या है, आइए बात करते हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन क्या है, द्वितीय नगरीकरण। आप सभी जानते हैं कि भारत में हड़प्पा सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। तो वहाँ के जो घर और जो सड़कें थी, घर बने हुए थे, वे बहुत ही ज़्यादा नगरीय सभ्यता थी, पहली सभ्यता। लेकिन दूसरी नगरीय सभ्यता कैसे आई ये समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में लोहे की खोज हो गई। तो लोहे की खोज से क्या हुआ, हल बनने लगे और किसानों को इससे बहुत बढ़िया फायदा हुआ। वे जुताई करके खेती किसानी करने लगे, जिससे खेती किसानी में डेवलपमेंट हुआ और जो प्रोडक्शन हुआ, अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ, जिससे लोगों को खाने पीने की चिंता कम हुई। यानी लोहे के औजारों से गहरी जुताई हुई तो ज़मीन सोना उगलना शुरू कर दिया ज़मीन ने। अनाज इतना ज़्यादा होने लगा कि किसानों को और उनके परिवारों को उसे खाकर और बचा लेते थे। जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई तो कुछ लोगों ने खेती छोड़कर नए पेशों को अपनाया, जैसे लोहार, बढ़ई, चरमकार, बुनकर आदि। तो इस प्रकार से नए वर्गों की उत्पत्ति हो रही है, समाज में नए नए वर्ग उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है व्यापारियों की टोली और खनकते सिक्के। जब चीज़ें ज़्यादा बनने लगी तो उन्हें बेचने के लिए बाजार सजने लगे। कारीगरों और व्यापारियों ने व्यापारी रास्तों पर नई नई बस्तियां बसाई और बौद्ध ग्रंथों में एक बढ़ई ग्राम का जिक्र भी मिलता है। ये बस्तियां बर्मा, बेबीलोन, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के देशों में व्यापार करने के लिए जाने लगी। व्यापार को आसान बनाने के लिए चांदी और तांबे के सिक्कों का चलन हुआ, लेन देन आसान हुआ और हिसाब किताब रखने के लिए लेखन कला अर्थात राइटिंग का भी विकास हो गया। तो इस प्रकार से व्यापारी नगर स्थापित होने लगे। तीसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक और धार्मिक क्रांति अर्थात वैश्यों का उदय। पुरानी सामाजिक व्यवस्था में व्यापारियों और कारीगरों को वह सम्मान नहीं मिलता था जिसके वे हकदार थे। उनके पास पैसा आने के बावजूद भी गांवों के ब्राह्मण व्यवस्था के कड़े नियम थे। इसलिए उन लोगों ने औद्योगिक केंद्रों और शहरों का रुख किया जहां उन्हें आज़ादी थी। इसी समय बौद्धों और जैन धर्म के रूप में धार्मिक क्रांति हुई। इन नए धर्मों ने रूढ़ियों को तोड़ा, व्यापार और ब्याज दर पर पैसे देने का समर्थन किया, जिससे व्यापारी वर्ग को नई पहचान और सम्मान मिला। तो इस प्रकार से कहानी में ये बात आ गई कि जो पहले गांव में लोग रहा करते थे
जिनके पास पैसा था तो वो लोग क्या कर दिए, शहर का रुख किया उन लोगों ने और व्यापार करने लगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, राजाओं की राजधानियां और महाजनपद। इसी दौर में बड़े बड़े राज्य यानी महाजनपद बन रहे थे। राजाओं को अपनी शक्ति दिखाने और शासन चलाने के लिए बड़े बड़े केंद्रों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पाटलिपुत्र, राजगृह, वाराणसी, श्रावस्ती, तक्षशिला जैसे शहरों में अपनी राजधानी बनाया। यहाँ राजा और उनके सैनिक मंत्री दरबारी सब रहने लगे, जिससे ये जगह सत्ता और संस्कृति के बड़े केंद्र बन गए। तो इस प्रकार से बड़े बड़े राजधानी और राजाओं का निर्माण हुआ और शहर बसने लगे। ठीक बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार क्या हुआ, कहानी का सार समझ लेते हैं। खेती, व्यापार, नए धर्म और राजाओं की शक्ति ने मिलकर भारत में द्वितीय नगरीकरण की नींव डाली। तो नगरीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी? बड़े बड़े और धनी आबादी वाले नगरों का उदय हुआ, सिक्कों का प्रचलन और व्यापार में तेजी आई, वैश्य वर्ग की पाटलिपुत्र और वाराणसी जैसे राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्रों का विकास हुआ। शहरों की क्या परिभाषा है आज के संदर्भ में देखते हैं। तो शहर क्या है, जिसमें कम से 5000 लोग रह रहे हों और जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। 75% से अधिक लोग खेती को छोड़कर अन्य कामों जैसे व्यापार, नौकरी इत्यादि में लगे हों, तो इनको शहर कहा जाता है। ठीक बच्चों, समझ में बात आ गई होगी। तो ये सारी बातें मिलकर के द्वितीय नगरीकरण को व्यवस्था को बढ़ाया और भारत में द्वितीय नगरीकरण की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के पतन के बाद भारत में किस वंश का उदय हुआ? तो भारत में आपको पता है मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और उसके बाद मौर्योत्तर काल स्थापित हुआ। ये 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल रहा और इस काल में विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ, साथ में विदेशी आक्रमण भी हुए। तो स्थानीय जो राजवंश सबसे पहले पढ़ लेते हैं। स्थानीय राजवंशों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के 2 राजवंश थे। तो उत्तर भारत में आप देखेंगे शुंग वंश, कर्ण वंश इत्यादि वंश थे। मौर्यों के पतन के बाद में इन वंशों का उदय हुआ, जबकि दक्षिण भारत में सातवाहन और चेदी वंशों का उदय हुआ, जिनमें ये राजवंशों ने दक्षिण भारत में शासन किया। वहीं पर अगर विदेशी आक्रमणकारियों की बात करें तो यवन, शक, पहलो, कुषाण इत्यादि शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये सब भारत में विदेशी थे, जिन्होंने भारत में अच्छा शासन किया और भारत को अपना बना करके राज्य किया। तो इसमें हिंदू, यूनानी, शक, पहलो, कुषाण ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। विदेशी आक्रमणकारी मौर्यों के शासन के बाद में किस प्रकार भारत में आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इनसे क्या हुआ, में किस प्रकार से परिवर्तन आया। तो इन वंशों के शासन से भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में नए परिवर्तन हुए। व्यापार, कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में प्रगति हुई। विदेशियों के आने से भारतीय संस्कृति का व्यापक विस्तार हुआ। तो ये विदेशी आक्रमणकारी जो आए भारत में, भारत को अपना बनाकर रहे, इन्होंने भारत की संस्कृति में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत सारे सिक्के चलवाए और भारत की को एक नई दिशा दी, भारत को एक नई पहचान दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे विभिन्न धर्मों के लोग इन्वॉल्व हुए भारत में। भारत ने एक नई सामाजिक व्यवस्था को ग्रहण किया। ठीक बच्चों, तो ये 10 क्वेश्चन थे, जिसमें फिजिक्स से भी थे, आधुनिक भारत से, प्राचीन भारत से, बायो से, इन सभी से क्वेश्चन मैंने लिए थे। और इन 10 क्वेश्चन में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। और इसकी PDF अगर बच्चों आपको ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।